हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं सुमन मैम। तो आज का टॉपिक है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका हाउ टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फूड चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो नेचुरल कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका हो गया कि आप जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उनको बेटर कर सकते हैं, प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो इनको हम और बेटर तरीके से यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यूज ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी सॉइल के जो न्यूट्रिशियस पावर है उसको हम नेचुरली बढ़ा सकते हैं। बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पेस्ट एंड डिसीजेस। आपके जो प्लांट्स में वीड्स, पेस्ट और डिसीजेस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम बेटर मेथड यूज कर सकते हैं। इंक्रीज द यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो आपके एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है उनका जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। एंड बेटर स्टोरेज, अगर हम स्टोरेज बेटर करेंगे तो हमारा फूड ग्रेन का जो वेस्टेज है वो क्या होगा, कम होगा। ये तो आपके हो गए पुराने मेथड्स। अब अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फार्म लैंड चाहिए। अब फार्म लैंड हम ज्यादा ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या तो फिर हम जो फॉरेस्ट है उनको कट करें, लेकिन उससे क्या होगा, जो हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है वो क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें जो लैंड है, फार्म लैंड, वो हम नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि बिना लैंड को बढ़ाए हुए हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे सीड्स लेने होंगे या ऐसे प्लांट्स लेने होंगे जो हमारी आपकी लैंड तो उतनी ही हो लेकिन उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, यानी कि उसमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज है प्लांट्स की, अब अलग अलग वेराइटी में क्या होते हैं, अलग अलग कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो उनके साथ मिलकर वेराइटीज को मिलाकर एक नई वेराइटी बनाते हैं, यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है यहाँ पर प्लांट्स के बीच। मान लीजिए आपके 2 टाइप्स के क्रॉप्स हैं, एक क्रॉप पे क्या है, यील्ड ज्यादा है, और जो सेकंड टाइप की क्रॉप है वो क्या है, डिसीज रेजिस्टेंट है, यानी कि उसमें जो वीड्स, पेस्ट है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम दोनों वेराइटीज को मिलाकर एक ऐसी वेराइटी बनाएं जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन, यील्ड भी ज्यादा हो और वो डिसीज रेजिस्टेंट भी हो, तो इससे क्या होगी, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये जो टेक्निक्स कहलाती है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है इसमें साइंटिस्ट 2 क्वालिटीज वाले प्लांट्स लेते हैं, ठीक, 2 वेराइटीज लेंगे, एक वेराइटी आपका डिफरेंट कैरेक्टर रखती है और दूसरी वेराइटी डिफरेंट कैरेक्टर। अब इन दोनों के बीच क्या कराया जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग, और एक नई वेराइटी बनाई जाएगी जिसमें दोनों वेराइटीज के कैरेक्टर है। मान लीजिए आपके पास 2 टाइप की वेराइटी है, एक में क्या है, आपकी हाई यील्ड है, यानी कि अगर हम इस वेराइटी के सीड्स ग्रो करेंगे तो बहुत ज्यादा यील्ड मिलेगी, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और आपकी दूसरी है वो कैसी है, हाईली डिसीज रेजिस्टेंट। अब इस वैरायटी के प्लांट्स क्या है, डिसीज रेजिस्टेंट, यानी कि इनको डिसीज नहीं होगी, यानी कि इसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अटैक नहीं कर पाते, ठीक। अब अगर हमें ऐसी वैरायटी मिल जाए जिसमें दोनों क्वांटिटीज हो, यानी कि वो हाई यील्ड भी दे रही हो और हाईली डिसीज रेजिस्टेंट भी हो, तो इन दोनों वैरायटीज के बीच अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो एक नई वैरायटी बनती है जिसमें कैसे होंगे, दोनों क्वालिटी होंगी, हाई यील्ड भी होगी और हाईली डिसीज रेजिस्टेंट भी होगी। तो ये वैरायटी हमारे लिए क्या होगी, ज्यादा यूजफुल होगी। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? Hybridization is a technique used for developing new variety of crops by cross breeding two different varieties. यानी कि यहाँ पे 2 डिफरेंट वेराइटीज के क्रॉप्स के बीच क्रॉस ब्रीडिंग करके एक नई वेराइटी बनाते हैं जिसमें कि दोनों वेराइटीज के कैरेक्टर होंगे। तो ये वाली क्रॉप ली, ठीक है, इसकी वेराइटी के, और ये
दोनों ही हमने क्या किए, ग्रो करवाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना होगा, क्योंकि अगर ये हाई यील्ड वाले प्लांट्स के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो इनका सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, रोकना होगा। और सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए क्या करना होगा, इस क्रॉप के जो प्लांट्स में जो फ्लावर्स होंगे, तो फ्लावर्स में क्या होते हैं, एंथर और स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एंथर्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि एंथर्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा तक पहुंच गए तो क्या होगा, इसी के ही सीड्स बनेंगे, इसी टाइप की वैरायटी देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरी वैरायटी भी इसमें मिक्स करनी है। तो हम इसके जो एंथर्स है इसको रिमूव करेंगे, और रिमूविंग ऑफ एंथर्स इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। अब हमने क्या किया, इसके फ्लावर से हमने ये एंथर्स रिमूव कर दिए। अब जो हमारी हाईली डिसीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो इस प्लांट्स के एंथर हमने लिए, और यहाँ के जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसके स्टिग्मा पर हमने पहुंचा दिए। अब यहाँ पर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स आपके किस प्लांट्स के होंगे, हाईली डिसीज रेजिस्टेंट के, और जो ओवरी होगी, जहाँ पर ओव्यूल होगा, वो किस प्लांट का होगा, जो हाई यील्ड देने वाली है। अब यहाँ पर जब क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक, क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो जो आपके सीड बनेंगे, अब इस सीड में क्या होंगे, दोनों टाइप के कैरेक्टर होंगे, हाई यील्ड एंड हाईली डिसीज रेजिस्टेंट। लेकिन आपको ये जो सीड मिल रहा है, ये सिर्फ एक ही जनरेशन में नहीं मिलता, इसके लिए हमें कई जनरेशन तक ये क्रॉस ब्रीडिंग करानी पड़ती है, यानी काफी ये हेक्टिक है। तो कई जनरेशन तक क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद जब हमें ये वैरायटी मिल जाती है जिसमें हाई यील्ड और हाईली डिसीज रेजिस्टेंट सीड्स हमें मिल जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्या कहलाता है ये, स्टॉक। अब यहाँ पर हमारे दो वैरायटीज मिल चुकी है हमें। अगर हमें अब तीसरी कोई कैरेक्टर है, तीसरी वैरायटी का कैरेक्टर इसमें ऐड करना, मान लीजिए कोई थर्ड वैरायटी है क्रॉप की जो कैसी हाईली वो रेजिस्टेंट है पेस्ट से, तो उसके कैरेक्टर अगर हमें इसे मिक्स करने हैं तो ये स्टॉक, यानी कि ये जो दो वैरायटी रखने वाली क्रॉप है इसके सीड्स ग्रो करेंगे, और जो थर्ड वैरायटी की क्रॉप है इनके बीच क्या कराएंगे फिर हम, हाइब्रिडाइजेशन, और आपको 3 कैरेक्टर्स वाली नई क्रॉप मिल जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी कैसी है, काफी हेक्टिक टेक्निक है और एक लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुई थी, 1960 एंड 1970s में। और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया कैसे लाया था, इंडिया ने क्या किए थे, जो व्हीट सीड थे वो हाई यील्डिंग व्हीट सीड इंडिया ने इंपोर्ट किए थे मैक्सिको से, ठीक। और इन जो व्हीट की क्रॉप्स थी, ये प्लांट्स थे, ये कैसे थे, स्मॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स। यानी कि ये जो व्हीट सीड थे, इनके जो प्लांट्स होते थे कैसे होते थे, स्मॉलर थे, स्ट्रॉन्गर थे और फर्टिलाइजर से बेटर रिस्पॉन्स शो करते थे। लेकिन इनको वाटर और फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी, और ब्रीडिंग प्रोसेस भी हमें फ्रीक्वेंटली करना पड़ता था, ठीक। तो ये जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसका इफेक्ट आपको इस टेबल से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ईयर दिया हुआ है, राइस और व्हीट का प्रोडक्शन दिया है मिलियंस टन्स में। 1950 और 51 में देखिए राइस का प्रोडक्शन कितना है, 20.6 मिलियन टन, एंड व्हीट का आपका है 6.5 मिलियन टन। वहीं 1960 और 61 में ये बढ़कर कितना हो गया आपका, राइस का 34.6 मिलियन टन एंड व्हीट 11 टन। 1970 और 71 में प्रोडक्शन राइस का कितना रहा आपका, 42.2 मिलियन टन एंड व्हीट का 23.8 मिलियन टन। 2010 और 11 की बात करें तो यहाँ पर राइस के आपका प्रोडक्शन क्या रहा, 95.3 मिलियन टन एंड व्हीट 85.9 मिलियन टन। तो आपका पहले से जो है प्रोडक्शन वो क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही इफेक्ट है। 2020 और 21 में देखिए व्हीट आपका 109.6 मिलियन टन और राइस आपका हो गया 102.4 मिलियन टन। तो ये तो था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट इन इंडिया। व्हाट इज जीएम फूड? जीएम फूड यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके प्लांट्स हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्या होते हैं,
अब यहाँ पर देखो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन टेक्निक करते हैं ताकि हमारी हाई यील्डिंग क्रॉप बन जाए, ठीक। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या करते हैं, हम कोई भी प्लांट लेंगे, ठीक, उसके डीएनए में हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। प्लांट्स के डीएनए में चेंज करेंगे बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग मेथड जो है टेक्निक है, उसके थ्रू हम इसमें क्या करेंगे, कुछ चेंजेस कर देंगे और जो हमें कैरेक्टर चाहिए प्लांट में उसमें हम क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। तो इससे हमारी जो यील्ड होगी, जो क्रॉप नई बनती है, उसमें वो कैरेक्टर हम डेवलप कर चुके हैं बाय अल्टरिंग डीएनए, ठीक। तो यहाँ पर जो जीएम प्लांट है, इनसे जो फूड मिलता है दैट इज कॉल्ड जीएम फूड। अब आपके जो इंडिया में जीएम फूड है वो आपका केवल एक ही है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक ऐसा कॉटन की वो है, वैरायटी है जिसमें आपका जो बोल वॉर्म है, बोल वॉर्म, ये इसमें इन्फेक्ट नहीं कर पाता। यानी कि जो नॉर्मल कॉटन होगा, कॉटन का जो प्लांट होगा, उसमें बॉल वॉर्म क्या करेगा, उसको इन्फेक्ट करता है और इससे हमारी कॉटन की यील्ड क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो जो बीटी कॉटन है, यानी कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है आपका कॉटन का, और ये बोल वॉर्म से रेजिस्टेंट है, यानी कि इसमें ये इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा और इसके कारण इंडिया में जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ गया। रिसेंटली आपकी जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है आपकी जीएम मस्टर्ड के लिए, यानी अब मस्टर्ड की भी जीएम जो वैरायटी है, जीएम प्लांट है, वो डेवलप हो चुके हैं और इससे मस्टर्ड की वैरायटी बढ़ जाएंगी। तो ये आगे टेक्निक से चलती रहेंगी और ये टेक्निक जरूरी भी है क्योंकि अब जो हमारी फार्म लैंड है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो स्काई टचिंग बिल्डिंग्स हैं वो अपना घर बना रही है, यानी कि सबके फ्लैट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो फार्म लैंड है वो बहुत कम हो रहे हैं और अगर हम फॉरेस्ट कट करते हैं तो एनवायरमेंटल वैसे ही प्रॉब्लम है और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये सारी टेक्निक्स ही हमारे लिए यूजफुल होगी फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन इंक्रीज के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।